सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुम लोगों ने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि निंग चुआंग ने जाओ किंगडम के प्रिंस की वाइफ से फोर्सफुली सारी बातें उगलवा ली थी, जहां पर उसे पता चलता है कि आखिर कैसे जाओ किंगडम बाकी के दो कंट्रीज का दुश्मन बन चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि निंग चुआंग के जाने के बाद यहाँ पर टैंग यून यानी कि उस प्रिंस की वाइफ ने एक लेटर को लेकर रेड बर्ड के जरिए वॉनियर को सब कुछ बता दिया था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर वॉनियर को असल में जाओ कंट्री के एम्परर ने गोद लिया था। साथ ही हमें यहाँ पर वॉनियर के पास्ट के बारे में बताया गया था, जहाँ पर हमें ये भी बताया गया था कि आखिर एम्प्रेस ने किस वजह से वॉनियर को इस कंट्री से दूर भेजा था। लेकिन अपनी मदर की मौत की वजह से यहाँ पर वॉनियर को वापस आना पड़ा, और अब यहाँ पर वो अपने माँ के कातिलों को सबक सिखाने के लिए आई है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रहा होता है। लेकिन तभी किसी बुरे सपने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। तभी यहाँ पर निंग चुआंग आ जाता है और आते साथ ही यहाँ पर वो प्रिंस को मेडिसिन सर्व करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस को याद आ जाता है कि लास्ट नाइट में उसके साथ क्या हुआ था। यहाँ पर जैसे ही वो फिनिक्स बर्ड उस पर अटैक करने वाली थी, हम देखते हैं कि यहाँ पर निंग चुआंग आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर जैसे ही प्रिंस को ये सब कुछ याद आ जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो निंग चुआंग का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर निंग चुआंग प्रिंस से सवाल करने लगता है कि आपके इस मेंशन में बहुत से मिस्ट्रीज और मास्टर्स दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सभी से छुपा कर रखा गया है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो 20 दिन पहले का पास्ट बताना शुरू कर देता है, जहाँ पर प्रिंस बताता है कि 20 दिन पहले हमने जो कुछ भी किया, हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चॉइस नहीं थी। जो सुनकर निंग चुआंग पूछने लगता है कि एक बात तो बताओ, फिर आखिर तुम लोगों ने उसे जान से क्यों मारा? जिस पर हम देखते हैं कि वो बताने लगता है कि हमारे पास बहुत ही दशकों बाद एक ऐसा सुनहरा चांस आया जिसके जरिए से हम जीन किंगडम और रॉन किंगडम के बीच में शांति कायम कर सकते थे, जिससे हमारा जाओ किंगडम भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में रह सकता था। दोनों ही कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकते थे। लेकिन ये सब कुछ हमारी एम्प्रेस की वजह से बर्बाद हो गया। माना कि शियांगर इस शादी से राजी नहीं थी, लेकिन एम्प्रेस को तो समझना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने भी अपनी बेटी का साथ दिया, जबकि वो तो उनकी बायोलॉजिकल बेटी भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी खुशी के लिए हमारी इस पूरी कंट्री को ऐसी ट्रेजेडिक सिचुएशन में डाल दिया। यहाँ पर निंग चुआंग कहने लगता है कि अच्छा, तो ये सब शियांगर की वेडिंग से रिलेटेड है, जिस पर प्रिंस भी हाँ में जवाब देता है और फिर आगे बताता है कि यहाँ पर इस बड़े हमले की प्लानिंग 1 महीने पहले तक ही इन लोगों ने कर ली थी, जिसके बाद जीन किंगडम के लोगों ने शैतानी ताकतों का यूज करते हुए हमारी एम्प्रेस को मरना चाहा, जो कि यहाँ पर इस कंट्री में डिजास्टर लेकर आई थी। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि निंग चुआंग चौंक जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम लोग अपने फैमिली मैटर में ऐसे इविल एनर्जीज को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो? जिस पर हम देखते हैं कि वो प्रिंस कहने लगता है कि हमें खुद डिवाइन रियलम की तरफ से एक अध्यादेश भी जारी किया गया था, जो कि ये था कि जाओ स्टेट में मौजूद एम्प्रेस लेडी सेंसी को जान से मार दिया जाए। जो बात सुनकर तो निंग चुआंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि डिवाइन रियलम से किसी भी अध्यादेश का आना ये कोई मजाक की बात नहीं थी। इसीलिए वो कहने लगा है कि आखिर डिवाइन रियलम वालों को क्या पड़ी थी कि वो यहाँ के मैटर्स में दखल अंदाजी करे। जिस पर वो प्रिंस बताता है कि साथ ही साथ उस डीटी ने इन लोगों से ये कहा था कि अगर जाओ स्टेट इन लोगों के साथ में कोऑपरेट करती है उस लेडी सेंची को जान से मारने के लिए, तो वो लोग उस वॉर को भी सीज कर देंगे। इसके बाद फिर ये जो जाओ स्टेट है वो एफिलिएट हो जाएगा जीन स्टेट के साथ में। जीन स्टेट अपनी ताकतों का इस्तेमाल करेगा जाओ स्टेट की हेल्प करने के लिए। जो सुनकर निंग चुआंग कहता है कि आखिर किस तरीके के कॉपरेशन की बातें चल रही थी और वो डीटी कौन है जिसने ये सब कुछ किया। जिस पर प्रिंस बताता है कि जिस रात ये सारा का सारा नजारा हम लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, उस समय पर जिन स्टेट वालों की तरफ से सिटी के अंदर लाया गया था एक कैरेज में बड़े से पपेट को, और ये उसी डीटी का ही डिसेंडेंट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। उस पपेट की ताकतें आसमान छू रही थी और साथ ही साथ पूरी सेना ने घेर लिया था पैलेस को। पहले तो हमें यही लग रहा था कि वो जो पपेट है वो मरा हुआ हो, लेकिन वो अचानक से ही जिंदा हो गया। उस डीटी के वेलकम करने के लिए है हमें ये आदेश दिया गया था कि हम एक लाइट को जलाएं, और फिर हम लोगों ने उस पपेट को आसमान में उड़ते हुए जाते हुए देखा, जो कि पहुंच चुका था लेडी सेंची के पैलेस के सामने। और हमारी इस दुनिया के अंदर केवल एक डीटी के अंदर ही पावर है कि वो दूसरी डीटी को जान से मार सके। इसके अलावा किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी डीटी को जान से मार सके। जो बातें अब अच्छे तरीके से समझ रहा था निंग चुआंग, और फिर वो कहने लगता है प्रिंस से कि मैंने सुना है कि आपको हर रोज ही सिटी के अंदर पेट्रोलिंग करने के लिए जाना पड़ता है, तो क्यों ना आप मुझे अपने साथ में ले चलो, मैं आपकी हेल्प भी करता रहूंगा और आपको प्रोटेक्ट भी रखूंगा। जो बात सुन के प्रिंस काफी खुश होता है और कहता है कि तो मेरा सौभाग्य है। जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके साथ में शियाओलिन भी सुबह सुबह पेट्रोलिंग के लिए आ जाती है, जहां पर प्रिंस इन दोनों को जियाशी हॉल के बारे में बताने लगता है, जो कि हमारे इस इंपीरियल सिटी की एक सीक्रेट लाइब्रेरी है, जिसके अंदर दशकों की हिस्ट्री जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ पर
संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ पर तुम्हें वो सब कुछ जानने को मिल जाएगा जो कि तुम जानना चाहते हो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि निंग छुआंग की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दिल में ये ख्याल आता है कि शायद मेरे दिल में जो सवाल चल रहे हैं उनका जवाब भी मुझे यहाँ पे मिल जाए। जिसके बाद निंग छुआंग कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। जिस पर प्रिंस बताने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन जाऊ कंट्री ने इस जगह को 100 साल पहले ही खोज लिया था। इसी वजह से इस जियाशी हॉल में कुछ ऐसी इविल एनर्जीज भी है जो कि किसी का भी जान ले सकती हैं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जहां पर वो की फेंक लेक को दिखाने लग जाते हैं। यहाँ पे फिर वो प्रिंस आगे बताने लगता है कि हमारी ये कंट्री बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये धीरे धीरे करके मरती जा रही है। जिसके बाद ये लोग चलते चलते पहुंच चुके हैं होते हैं कियान यू पैलेस के सामने जो तबाह हो चुका था। तभी निंग छुआंग अपने सामने एक रास्ते को देखता है और प्रिंस से पूछता है, वैसे ये रोड कहाँ पर जाता है? प्रिंस बताता है कि वो जो रास्ता है वो जाता है स्टेट के प्रेसेप्टर के मेंशन के लिए, और हमारे स्टेट प्रेसेप्टर ही है जो कि पूरे जाऊ स्टेट का भविष्य है, क्योंकि सभी के सभी बड़े फैसले उन्हीं के कंधों पर होती है। जिस पर फिर निंग छुआंग पूछने लगा कि अच्छा, तो फिर ये मास्टर विजर्ड कौन है और इसका क्या काम है हमारे स्टेट के अंदर? जिस पर वो प्रिंस बताने लगा कि वो एक बहुत ही पावरफुल विचक्राफ्ट यूजर हैं और ऐसा कह सकते हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारी ये कंट्री भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस पर हम देखते हैं कि शियालिन आगे आते हुए कहने लगते हैं कि लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, बस किसी एक इंसान की लाइफ पर पूरी कंट्री का फेट कैसे निर्भर हो सकता है। जिसकी बातें सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर निंग छुआंग उसे सिर पर मारकर चुप करा देता है। इसी दौरान वो प्रिंस आगे बताने लगा है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर वो रेड फिनिक्स बर्ड भी आ चुका था जो कि आते साथ ही हमारे इस जाऊ स्टेट पर बिना सोचे समझे अटैक करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर मास्टर विजर्ड भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। लेकिन वो फिनिक्स बर्ड भी यहाँ पर ऑनरलेस था और उसने अपनी मर्जी से ही यहाँ पर अटैक किया था, जिसकी वजह से मास्टर विजर्ड भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि आते साथ ही प्रिंस को मैसेज देते हुए कहता है कि यहाँ पर जनरल सॉन्ग आ चुके हैं। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि निंग छुआंग वहाँ पर शियालिन को लेकर आगे जाते हुए कहने लगा है कि मैं मेरी लिटिल सिस्टर के साथ इस पूरी जगह की पेट्रोलिंग करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान वो प्रिंस पूछने लगा है कि लास्ट नाइट में तुम लोगों के साथ क्या हुआ था? जिस पर शियालिन कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी निंग छुआंग उसका मुंह बंद कर देता है और कहने लगता है कि कुछ खास नहीं, हम दोनों मिलकर तो बस एक छोटे मोटे घोस्ट को वहां से प्यूरिफाई कर रहे थे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। जो कहते हुए वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रिंस को इन पर शक हो जाता है। जिसके बाद शियालिन यहाँ पर पानी में देखते हुए कहने लगती है कि सभी लोग उस एम्परर से बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, ना जाने वो कितनी ज्यादा ताकतवर होगी। जिस पर निंग छुआंग कहने लगता है कि अगर तुम भी प्रैक्टिस करो तो मुझे यकीन है कि तुम भी उसके लेवल तक पहुंच सकती हो। जो सुनकर शियालिन यहाँ पर निंग छुआंग से पूछने लगती है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी इनर स्पिरिट क्या है? जिस पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो इनर स्पिरिट का नाम लेती है, निंग छुआंग को वही ट्रोमा हिट होता है जहां पर उसकी पास्ट लाइफ में उसने देखा था कि उसके मास्टर ने उसके पेट पर एक खंजर से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि निंग छुआंग इसी में खो जाता है और शियालिन उसे जगाने में लग जाती है। इसी दौरान जैसे ही शियालिन को निंग छुआंग बताने लगता है कि असल में मेरी जो इनर स्पिरिट है वो अब नहीं रही, जिस पर शियालिन हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो इनर स्पिरिट है वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, और अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास इनर स्पिरिट ही नहीं है या तुम उसे देख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है कि तभी उसके बात को आगे कंटिन्यू करते हुए निंग छुआंग कहने लगा कि हाँ, इसका मतलब ये है कि जो मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है वो पूरी तरीके से ब्रोक हो जाएगा और बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के मैं एक मामूली पर्सन बनकर रह जाऊंगा। जिस पर शियालिन उसकी फिक्र करते हुए कहने लगती है कि फिर तो तुम्हें हर हाल में पता लगाना होगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या इशू है। जिसके अब अगले सीन में हमें उसी प्रेसेप्टर को दिखाया जाता है कि तभी वहां पर वानियर भी आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर प्रेसेप्टर कहने लगता है कि ये नजारा कितना ज्यादा खूबसूरत है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ मिलकर यहाँ पर चाय पी सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वानियर कहने लगी है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे आपके ट्रू इंटेंशन का पता है। जो सुनकर वो प्रेसेप्टर बुरी तरीके से डर के मारे कांपना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो आगे कहने लगती है कि मैं इस कुएं का राज जानती हूँ, क्योंकि ये हमारे कंट्री के हर एक जगह पर मौजूद है, तो आपको मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो प्रेसेप्टर यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि आखिर इस अंडरग्राउंड के नीचे क्या मौजूद है? जिस पर वानियर कहने लगती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, इसके नीचे एक ऐसा पावरफुल क्रिएचर मौजूद है जिसके जैसा पावरफुल क्रिएचर का सामना मैंने आज तक नहीं किया। जो सुनकर प्रेसेप्टर कहने लगता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम ये भी जानती हो कि हमारे इस कंट्री की एग्जिस्टेंस कितनी ज्यादा मायने रखती है। जिसे सुनकर शियांगर ये कहने लगती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस किंगडम को इमोर्टल्स ने ढूंढा है ना कि डीमंस ने। इसी दौरान हमें निंग छुआंग को दिखाया जाता है, जहां पर वो कहने लगता है कि अब तक जितना कुछ हमने सुना है उसके अकॉर्डिंग जाऊ किंगडम को माउंटेन्स के बीच में लोकेट होना चाहिए, जिससे कि चारों तरफ शांति कायम रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर शियालिन कहने लगती है कि पर मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर जाऊ किंगडम को
इमोर्टल्स ने बिल्ड नहीं किया तो फिर किसने किया, जिसे सुनकर निंग छुआंग भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि इस किंगडम को इमोर्टल्स ने बिल्ड नहीं किया। जिस पर शियोलिन उसके नाक पे मारते हुए कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर, क्या तुमने ये कहानी कभी नहीं सुनी? चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें आज यहाँ पर सुनाती हूँ। जिसके बाद शियोलिन बताने लगती है कि 500 साल पहले यहाँ पर हेवन एंड अर्थ के बीच में बहुत से पावरफुल डीमंस अपीयर हुए थे जो कि बहुत ही ज्यादा डेमोनिक एनर्जी से भरे हुए थे और वो लोग आते साथ ही पूरी जगह पर तबाही मचाना शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर दुनिया में बस कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग हैं जो कि इन जैसे डीमन को जान से मार सकें और इसी वजह से गॉड किंगडम के जो 12 लॉर्ड्स हैं वो लोग इन डीमंस का यहाँ पे सफाया करना चाहते थे, लेकिन वो लोग हेवन एंड अर्थ के लॉ से बंधे हुए थे। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर अर्थ पर हो रही किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने अपने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने कुछ गिने चुने और पावरफुल मैसेंजर्स को यहाँ धरती पर भेजा जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे जिन्होंने कि आते साथ यहाँ पर सारे डीमंस का सफाया कर दिया। जिसके बाद उन लेजेंडरी मैसेंजर्स ने यानी कि उन इमोर्टल्स ने यहाँ पर एक नेशन को फाउंड किया। लेकिन फिर 100 साल पहले उनमें से एक डीमन यहाँ से जान छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया। इसी वजह से सारे इमोर्टल्स उसके पीछे लग गए ताकि उसे पकड़कर जान से मार सके। जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली जब उन्होंने उस डीमन को पकड़ लिया और उस डीमन की बॉडी यहाँ पर जो करंट माउंटेन ताई है उसके नीचे आकर पूरी तरीके से कुचल के रख दी गई। और इसी के बाद से ही इमोर्टल्स ने हमारे इंपीरियल सिटी को उसी माउंट आई के ऊपर बसाया और 4 रियलम के कुछ पावरफुल ट्रेजर का यूज करके इस इंपीरियल सिटी को प्रोटेक्ट किया। और बस तब से सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है, जिसके अब अगले सीन में हमें प्रेसेटर को दिखाया जाता है जहां पर वो वानियर से कहने लगता है कि अब जबकि तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर इसके नीचे कितना पावरफुल डीमन छिपा हुआ है, तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम्हें अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो कि तुम्हारी माँ का हुआ था। जिस पर वानियर कहने लगी है कि आपको क्या लगता है कि क्या मुझे कुछ नहीं पता? यहाँ पर जाऊ कंट्री पे जो मैनमेड फ्लड आया है, आपको क्या लगता है कि क्या मुझे नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ है? जिस पे प्रेसेप्टर कहने लगता है कि जिस डीमन की बात हम कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमारा फेट उसी से जुड़ा हुआ है और कोई भी उसे नहीं रोक सकता। जिस पर हम देखते हैं कि वानियर उससे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। जो सुनकर तो वो प्रेसेप्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि हमारा जो इंपीरियल सिटी है वो हमारी आखिरी उम्मीद है और ये मत कहना कि तुम अपनी माँ के बदले के लिए इस पूरी जाऊ किंगडम को ही दांव पर लगाने वाली हो। मत भूलो कि अगर इंपीरियल सिटी का कोई ऑनर ही नहीं बचेगा तो उस डीमन को कभी कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिस पर वानियर कहने लगती है कि मैं जाऊ किंगडम में वापस जा रही हूँ। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो कुएं में कूद जाती है कि तभी यहाँ पर पीछे से एक सर्वेंट आने लगता है और आते साथ ही प्रेसेटर से कहने लगता है कि वो चीज अब गायब हो चुकी है। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि प्रेसेटर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वहां पर घबराते हुए जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें निंग छुआंग को दिखाया जाता है जहां पर वो इस कंट्री के हिस्ट्री के बारे में जानकर कहने लगता है कि अच्छा तो ये है इस किंगडम का ट्रू फाउंडेशन। जिस पर शियोलिन उससे कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर मुझे एक बात बताओ, जैसा कि लेजेंड से हम सुनते आए हैं कि उस कहानी के मुताबिक जिस जमीन पर हम आज खड़े हुए हैं उसके नीचे वो खतरनाक डीमन कैद है। क्या हो अगर वो डीमन आजाद हो जाए यहाँ पर? ये दोनों ये बात कह ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उनके सामने से एक फ्लाइंग कैरेज के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की बैठकर जा रही थी जो कि एक कल्टीवेटर थी, जिसे देखकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्परर और उसके गार्ड्स को दिखाया जाता है जहां पर जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर जाती है तो वो उसके स्वागत के लिए दौड़ता हुआ उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि असल में इस लड़की का नाम लू जियाजिया है, जिसे कि सभी लोग यहाँ पर लॉर्ड लूफेंग के नाम से उसे पुकारते हैं। यहाँ पर हम उसी रेड बर्ड को देखते हैं जहां पर वो सभी पर नजर रखी हुई थी, जिसे कि वो लड़की भी नोटिस कर लेती है और फिर वो लोग अंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं जहां पर फिर लू जियाजिया यहाँ पर जनरल सॉन्ग से कहने लगती है कि मुझे जल्द से जल्द उस हॉन्टेड इलाके पर ले चलो। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्परर इस बात से खुश नहीं होता। इसी दौरान हमें वापस से निंग छुआंग को दिखाया जाता है जहां पर वो शियोलिन को बताने लगता है कि असल में जिसे अभी अभी हमने देखा ये जरूर आउटसाइडर वर्ल्ड की कोई इमोर्टल मास्टर होगी जो कि शायद यहाँ का जायजा लेने के लिए आई है। जिसके अब अगले सीन में हमें उसी मास्टर विजर्ड को दिखाया जाता है जहां पर वो एक बैम्बू स्क्रोल को ओपन करता है और उसे रीड करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही उसका सर्वेंट ये सुनता है तो वो कहने लगता है कि पर जियान तांग तो हमारी स्टेट में मौजूद ही नहीं, तो आखिर वो हमारे मामले में कैसे इंटरफेयर कर सकता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब इन लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर फॉरेन कंट्री में से एक इमोर्टल मास्टर यहाँ पर आ चुकी है। जो सुनकर मास्टर विजर्ड जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसी के साथ वो यहाँ पर उन्हीं 2 असैसिन के बारे में पूछना शुरू कर देता है, जिस पर उसका सर्वेंट बताने लगता है कि हाँ वो दोनों अपने काम पर लग चुके हैं और जैसे ही शियांगर इस कंट्री के बाहर कदम रखेगी तो वो सारे असैसिन वहीं पर उसका काम तमाम कर देंगे। जिस पर मास्टर विजर्ड कहने लगता है कि हाँ इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर वो मेरे सामने ही आ जाए और मैं उसका काम यहीं पर तमाम कर दूं। जिसके अब अगले सीन में हमें यहाँ पर शियांगर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी कुएं के अंदर होती है जो कि तेजी के साथ पानी की गहराइयों में जारी होती है और उसके रास्ते में बहुत से ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे होते हैं जिनका कि वो बहुत ही अच्छे से सामना करती
करते हुए आगे बढ़ती है। इसी दौरान वो पानी के बहुत ही ज्यादा गहराइयों में पहुंच जाती है, जहां पर एक बड़ा सा जाइंट स्टैचू उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि शियांगर यहाँ पर नहीं रुकती और वो यहाँ पर अपने उसी अम्ब्रेला का यूज करते हुए उसे चकमा देकर उसके नीचे से रवाना हो जाती है, जिसके बाद उसके सामने एक जाइंट सा गेट होता है जो कि यहाँ के पानी को अंदर जाने से रोक रहा था। साथ ही उस पर बहुत से स्पेल्स भी लगे हुए थे ताकि कोई बाहरी इंसान आकर यहाँ पर इंटरफेयर ना कर पाए। लेकिन हम देखते हैं कि वॉनियर उसके अंदर एंटर हो जाती है, जो जगह पूरी तरह से ड्राई थी। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये जगह असल में इंपीरियल सिटी का अंडरग्राउंड पैलेस है, जहां पर हम देखते हैं कि बेड़ियों में जकड़ा हुआ वही बड़ा सा डीमन बिल्कुल उसके सामने मौजूद होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वॉनियर उस जगह पर कदम रखती है तो वहां पर जो बेड़ियां थी उनमें हलचल होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वॉनियर यहाँ पर उस डीमन के करीब जाकर खड़ी होती है तो हम देखते हैं कि अपने सामने किसी के प्रेजेंस को फील करते हुए वो डीमन अपनी आंखें खोल लेता है। और जैसे ही वो वॉनियर को अपनी नजरों के सामने देखता है तो उसे उसका बचपन याद आता है और फिर वो कहने लगता है कि छोटी बच्ची ये तुम ही हो। लेकिन हम देखते हैं कि वॉनियर यहाँ पर उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। वो उससे कहती है कि तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गया, जिसे सुनकर हम देखते हैं कि उस डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सालों से यहाँ पर कैद था। जिसके बाद वो शियांगर से उसकी मदर के बारे में पूछता है, जिस पर शियांगर कहती है कि उसकी माँ अब नहीं रही। जो सुनते साथ ही यहाँ पर उस डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सारी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी ट्रेजर्स लगे थे वो उसे यहाँ पर कंट्रोल करने में लग जाती है। और फिर वो डीमन गुस्से भरी आवाज में कहने लगता है कि तुम्हारी मदर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिसके बाद वो डीमन कहने लगता है कि एक बात अच्छे से जान लो, तुम भले ही उसकी बेटी हो लेकिन तुम उसके जितनी पावरफुल नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम सारी जिंदगी भी लगा दो प्रैक्टिस करने में, लेकिन तुम फिर भी अपनी मदर के लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकती। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉनियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा है और फिर वो घूरते हुए उस डीमन से कहने लगती है कि लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और तुम अब तक नहीं समझ पाए कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। जिस पर वो डीमन भी गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगी, ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मेरे साथ खेलने आई हो। जो कहते साथ ही वो अपनी आंखें बंद करने लगता है कि तभी यहाँ पर वॉनियर कहने लगती है कि मैं यहाँ से तुम्हें आजाद कराने के लिए आई हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डीमन अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी डेमोनिक ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ट्रेजर्स जो कि यहाँ पर उसके पावर को सप्रेस करने में लगे हुए थे वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। जिसके बाद हम वॉनियर को देखते हैं जहां पर वो अपने शील्ड से खुद को उस डेमोनिक ऑरा से बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डीमन गुस्से भरी निगाहों के साथ उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं कौन हूँ जिसे कि तुम यहाँ से आजाद करने का सोच रही हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि उसके पावर से ही वॉनियर पीछे की तरफ धकेली जाती है और फिर वो कहने लगती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, तुम बस एक ऐसे डीमन हो जिसे कि यहाँ पर ट्रैप करके रखा गया है और वो मेरी हेल्प के बगैर यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। जिस पर वो डीमन वहाँ की बेड़ियों को पकड़ते हुए कहने लगता है कि मैं वो मैसेंजर हूँ जिसे कि गॉड ने यहाँ पर धरती पर भेजा था और तुम लोगों ने जिसे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। जिस पर वॉनियर कहने लगती है कि यहाँ पर ये जो 6 पैलेस ऑन ऑफ डेस्टिनी है उसी में ही तुम्हारी 6 सोल्स को कैद करके रखा हुआ है और अगर मैं चाहूँ तो उनमें से एक को इसी वक्त आजाद करके तुम्हें लौटा सकती हूँ। जो सुनकर उस डीमन की आंखें चमक उठती हैं और वो यहाँ पर एक इविल स्माइल देते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास वो चाबी मौजूद है जिससे कि इन्हें आजाद किया जा सकता है। जिस पर वॉनियर बताने लगती है कि मेरे पास 6 में से 4 चाबियां मौजूद हैं। जिस पर वो डीमन कहने लगता है कि तुम जानती हो कि तुम क्या करने जा रही हो, क्योंकि मैं वो जीव हूँ जो एक बार आजाद हो जाए ना तो पूरे इलाके का नक्शा बदल कर रख सकता है। जिस पर वॉनियर उसे चिढ़ाते हुए कहने लगती है कि लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारे जैसा इतना पावरफुल डीमन यहाँ पर कैद होकर रह गया है। जिस पर वो डीमन स्माइल करते हुए कहने लगता है कि तुम जानती हो कि अगर तुमने मुझे एक बार आजाद कर दिया तो मैं अपने बाकी के सोल्स को भी यहाँ से अपने आप ही आजाद कर लूंगा। तुम मेरे जैसे एक डीमन की मदद क्यों करना चाहती हो। जिस पर वॉनियर अपने पीछे से एक चीज को निकालते हुए कहने लगती है कि मुझे बस तुम्हारी पावर चाहिए जिसकी मदद से मुझे अपना बदला लेना है। यहाँ पर वॉनियर के इस खतरनाक से लुक के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो